हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुख्य कार्यपालिका के बारे में। प्रशासन का मुख्य काम होता है जनता के द्वारा निर्वाचित विधानमंडल के द्वारा निश्चित की गई नीतियां, प्रस्ताव या फिर निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करना या लागू करना। इन सिंपल वर्ड, विधान पालिका ने जो कानून, नीतियाँ या प्रस्ताव बनाए हैं या जो निर्णय लिए हैं उनको लागू करना कार्यपालिका का काम होता है। यह कार्य शासन के जिस अंग के द्वारा किया जाएगा उसे बोला जाता है कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय है उस व्यक्ति या फिर व्यक्ति समूह से जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका वो जो कानूनों को लागू करेगी और मुख्य कार्यपालक वो व्यक्ति होगा जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसका हेड होता है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना एक पिरामिड से की जाती है। उसका आधार तो चौड़ा होता है, बेस चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ वो संकरा होता चला जाता है, तंग होता चला जाता है, यानी एक ट्रायंगल की तरह की शेप होती है। यहाँ तक कि अंत में एक बिंदु मात्र रह जाता है जिसे शीर्ष कहते हैं। मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक पिरामिड का शीर्ष कहलाती है। एक पिरामिड का जो सबसे संकरा बिंदु, सबसे तंग बिंदु होता है ऊपर वाला, उसकी तुलना मुख्य कार्यपालिका से की है। मुख्य कार्यपालिका का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है? कार्यपालिका सरकार की वो शाखा होती है जिसे कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये तो कार्यपालिका है जो कानूनों को लागू करेगी। कार्यपालिका की डेफिनेशन दे रखी है S.A. निग्रो ने। लोक प्रशासन में सरकार की कार्यपालिका शाखा एक वास्तविक रूप से दिखाई देने वाला रूप है, यानी जो एक्चुअल में दिखाई देने वाला रूप है, जो काम करता है, वो कार्यपालिका है। मुख्य कार्यपालिका क्या होता है? मुख्य कार्यपालिका से हमारा अर्थ है उस व्यक्ति के निकाय से, उस व्यक्ति के समूह से जो देश के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष की ओर झुका होता है और चोटी पर पहुंचकर यह एक बिंदु पर समाप्त हो जाता है। एक राजनीतिक तंत्र में वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें संविधान सरकार की कार्यपालिका शक्तियां निहित करता है, मुख्य कार्यपालक कहलाता है। यानी अगर हम पॉलिटी में देखें तो मुख्य कार्यपालक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, जो कि सारे काम करता है, उनका हेड होता है। डिमोक के शब्दों में मुख्य कार्यपालक कठिनाइयों का अंत करने वाला होना चाहिए, पर्यवेक्षक और आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है, यानी जितनी भी समस्याएं उसके सामने आई उसको सुलझाने वाला हो, ऑब्जर्वर हो अच्छा, और आगे आने वाले कार्यक्रमों का प्रवर्तक हो। मुख्य कार्यपालिका डिमोक के शब्दों में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं टाइप्स। कार्यपालिका के प्रकार क्या क्या है? मुख्य कार्यपालिका का रूप देश की संवैधानिक व्यवस्था के रूप से निर्धारित है। विश्व के विभिन्न देशों की कार्यपालिका विभिन्न रूपों का वर्णन है। अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। पहला प्रकार है वंशानुगत कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका है जिसमें कार्यपालिका का जो सर्वोच्च पद होता है उस पर जो व्यक्ति बैठा होता है वो वंशानुक्रम के अनुसार होता है। यानी एक फादर अगर राजा है तो फिर उसके सन भी राजा बनेंगे, फिर उनके ग्रैंड सन भी राजा बनेंगे, यानी उनका वंश चलता ही रहता है। एग्जाम्पल है इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, इथोपिया, भूटान और नेपाल में। इन देशों में जो कार्यपालिका है वो वंशानुगत होती है। दूसरा टाइप है निर्वाचित कार्यपालिका, यानी जिसका चुनाव किया जाता है। निर्वाचित कार्यपालिका से आशय ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका का सर्वोच्च पद निर्वाचन के आधार पर, इलेक्शन के आधार पर भरा जाता है। यह सिद्धांत डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन परंपराओं के अनुरूप है। एग्जाम्पल हैं इसके भारत, फ्रांस, अमेरिका, इटली। इन देशों में कार्यपालिका निर्वाचित होती है, यानी इलेक्टिव होती है, इलेक्शन किया जाता है कार्यपालिका को चुनने के लिए। तीसरा प्रकार है नाम मात्र कार्यपालिका। नोमिनियल, नाम मात्र या फिर औपचारिक कार्यपालिका उसे कहेंगे जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां औपचारिक रूप से जिस व्यक्ति के पास होती हैं वो उनका प्रयोग स्वयं नहीं करता, यानी फॉर्मेलिटी के तौर पर उसे शक्तियां दे दी हैं लेकिन उन शक्तियों का, उन पावर का यूज वो खुद नहीं करता है। समस्त कार्य उसी के नाम से जरूर किए जाएंगे लेकिन वो नहीं करेगा। एग्जाम्पल है ब्रिटेन और भारत। यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका है। दोनों देशों में राजा और राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का कार्यपालक है, उसके नाम पर सारे काम किए जाते हैं लेकिन एक्चुअल में काम प्राइम मिनिस्टर करता है। उसी प्रकार ब्रिटेन में भी राजा वहाँ का नाम मात्र कार्यपालक है, उसके नाम पर कार्य किए जाते हैं और ब्रिटेन में भी PM प्राइम मिनिस्टर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार जो नाम मात्र की कार्यपालिका होगी वो ब्रिटेन और भारत में पाई जाती है। उसके बाद आती है वास्तविक कार्यपालिका, एक्चुअल या रियल कार्यपालिका।
इसका तात्पर्य है ऐसी कार्यपालिका जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करती हो, उसे किसी अन्य से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। संसदात्मक प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत और ब्रिटेन की जो मंत्री परिषद है वो इसी प्रकार की कार्यपालिका का एग्जाम्पल है। अध्यक्षात्मक शासन में ये शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि वास्तविक कार्यपालक होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, यानी वास्तविक कार्यपालिका वह होगी जिसमें शक्तियां भी उसी को दी गई हैं और उन शक्तियों का यूज भी वो करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि सारी शक्तियां उसको दी गई हैं और यूज भी वो शक्तियों का खुद ही करता है। उसके बाद आती है एकल कार्यपालिका। सिंगल कार्यपालिका का तात्पर्य है ऐसी कार्यपालिका के एक ऐसे संगठन से जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, यानी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति को सौंप दी जाती है और उस व्यक्ति के आदेश अंतिम रूप से मान्य होते हैं। जो वो कह देगा वो मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। भारत और इंग्लैंड में भी एकल कार्यपालिका है, लेकिन यहाँ भारत पर इंग्लैंड में जो ये एकल कार्यपालिका का अगर हम नाम दें तो वो पीएम को दे सकते हैं। एकल कार्यपालिका में सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है। बहुल कार्यपालिका, जब कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कुछ व्यक्ति करते हैं, यानी एक व्यक्ति नहीं करता, कुछ व्यक्ति करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति, एक ग्रुप लगा लो व्यक्तियों का, उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। वहाँ की कार्यपालिका शक्ति इन 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निवास करती है, जिसमें सभी सदस्यों की स्थिति एक जैसी होती है। 7 सदस्यों में से एक सदस्य वरिष्ठता के क्रम में 1 वर्ष के लिए उसका अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि बहुल कार्यपालिका की अध्यक्षता करता है। बहुल कार्यपालिका का बेस्ट एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद। इसमें 7 सदस्य होते हैं और 7 की स्थिति समान होती है। उनमें से एक सदस्य को हर साल उसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जो उनकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद आता है संसदात्मक कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री। संसदात्मक कार्यपालिका वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका संबंधित होते हैं। यहाँ पर विधानपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित है और कार्यपालिका जो है वो विधानपालिका के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल है। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में संसदात्मक शासन पद्धति है। इस प्रणाली में शासन का प्रमुख राजा या फिर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक प्रमुख के रूप में काम करता है और साथ ही साथ वो विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी भी होता है। उसके बाद आता है अधिशात्मक कार्यपालिका, प्रेसिडेंटल। संसदात्मक शासन पद्धति के बिल्कुल विपरीत होती है ये अधिशात्मक, जो विधायिका से पूरी तरह से अलग रहती है। विधानपालिका से कार्यपालिका का कोई रिलेशन नहीं होता। संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियां अलग अलग बांट दी जाती हैं और वे एक दूसरे के कार्यों में कभी भी इंटरफियर नहीं करती हैं। इस व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख होता है, राजा होता है या फिर राष्ट्रपति होता है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। राज्य प्रमुख संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जैसे कि अमेरिका, ब्राजील, इन देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है। ये थे कुछ टाइप्स मुख्य कार्यपालिका की। उसके बाद आते हैं मुख्य कार्यपालिका के फंक्शंस क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, पावर्स क्या क्या दी गई हैं इनको। मुख्य कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की प्रकृति लाइन अभिकरणों से मिलती जुलती है, जो कि हम पिछली चैप्टर्स में कर चुके हैं लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज में। उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य है प्रशासन में यथासंभव एकता की स्थापना करना। इसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले सभी काम इस लक्ष्य के चारों ओर घूमते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? प्रशासन में एकता की स्थापना करना, यूनिटी बनाए रखना। मुख्य कार्यपालिका की सफलता इस लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर ही निश्चित की जाती है। मुख्य कार्यपालिका के जो काम हैं वो प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने 8 भागों में बांटे हैं। पहला काम है अनुकूल वातावरण की रचना करना। मुख्य कार्यपालिका संगठन के अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है जिसमें प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। एक संगठन शक्तिशाली है या कमजोर है, ऊंचे मनोबल वाला है या नीचे मनोबल वाला है, ईमानदारी का स्तर अच्छा है, गिरा हुआ है, नागरिकों के प्रति सौजन्यपूर्ण है या नहीं, इनके संबंध में जो ये विषय हैं उसके नेतृत्व के चरित्र पर ही निर्भर करते हैं। ये सारी चीज़ें मुख्य कार्यपालिका के कैरेक्टर पर निर्भर करती हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति कैसे होंगे। दूसरा है नीतियों का निर्माण करना। मुख्य कार्यपालिका प्रशासकीय नीति का निश्चय करती है। प्रबंध नीति के बड़े प्रश्नों पर मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं।
प्रतिवर्ष बजट पर होने वाले वाद विवाद के समय भी अन्य समस्याओं के बारे में विचार करते समय मुख्य कार्यपालिका के विचार प्रकट होते रहते हैं। कार्यपालिका को अपनी नीतियों में एकरूपता बनाए रखनी चाहिए, तभी वह अपनी प्रत्येक कार्य में एकता रख पाएगा, यानी यूनिटी होनी चाहिए। कार्यपालिका का दूसरा काम है नीतियों का निर्माण करना। नीतियों का निर्माण करते टाइम इनसे डिसीजन लिया जाता है। तीसरा है बजट बनाना। मुख्य कार्यपालिका बजट स्वीकार करती है। प्रतिवर्ष जो अनुमान तैयार किए जाते हैं उनकी ओर वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी देती है। बजट की महत्वपूर्ण मदों पर उसे विशेष ध्यान रखना होता है, यानी बजट का जितना भी काम है वो सारा मुख्य कार्यपालिका का है। निर्देश जारी करना। मुख्य कार्यपालिका समय समय पर आज्ञाएं, निर्देश, ऑर्डर, डायरेक्शन देती रहती है। किसी भी संगठन में कार्य तभी शुरू होगा जब ऊपर से ऑर्डर आएंगे। इन ऑर्डर पर मुख्य कार्यपालिका की स्वीकृति होनी चाहिए। कार्यपालिका की आज्ञाएं, निर्देशन, अनौपचारिक पत्र या मौखिक निर्देश ये प्रसारित होते रहते हैं, तो डायरेक्शन देना भी मुख्य कार्यपालिका का एक काम है। सेवी वर्ग का चयन करना। सेवी वर्ग का चुनाव करना मुख्य कार्यपालिका का काम है। मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। यह एक कठिन काम है, लेकिन इसका उपयोग करने में वे पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। उन्हें राजनीतिक, भौगोलिक, व्यक्तिगत, वर्गगत व संगठित हित इन पहलुओं की ओर ध्यान देना पड़ता है। यानी जब भी वो एम्प्लॉयज़ को चूज करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पद विभक्ति। अब रिक्रूटमेंट होने के बाद उनको पद से हटाने का काम भी मुख्य कार्यपालिका का है। मुख्य कार्यपालिका को अधिकार होता है कि जिन अधिकारों की वह नियुक्ति करे उन्हें हटा भी सकता है। जिन एम्प्लॉयज़ की उन्होंने नियुक्ति की है उनको वो हटा भी सकता है। इसी शक्ति के कारण यह संभव होता है कि सभी अधिकारी मुख्य कार्यपालिका की नीतियों और लक्ष्यों को क्रियान्वित करने में पूरे उत्साह से कार्य करें और साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं, निर्देशों, विशेष पात्र की अवहेलना ना करें। यानी मुख्य कार्यपालिका के पास एक और शक्ति है कि जिन्हें रिक्रूट किया गया है, रिक्रूटमेंट जिनकी की गई है, उनको वो हटा भी सकता है। और इसी पावर की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना काम पूरे उत्साह से करते हैं ताकि उन्हें हटाया ना जा सके। इसके बाद काम है निरीक्षण करना, नियंत्रण करना, ऑब्जर्वेशन करना और कंट्रोल रखना। मुख्य कार्यपालिका सरकारी अभिकरणों का निरीक्षण व नियंत्रण भी करती है। जितना ऊंचा अधिकारी होगा वह दिन प्रतिदिन के कार्यों पर उतने ही कम नजर रख सकता है। कार्यपालिका अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने से अधीनस्थ अधिकारियों यानी अपने जूनियर्स की काम की देखरेख करता रहे, ऑब्जर्वेशन करता रहे कि जूनियर कैसे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उन पर कंट्रोल भी रखे। उसके बाद काम आता है जनसंपर्क। मुख्य कार्यपालिका जनसंपर्क के विस्तार नियंत्रित करने में भी भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार वह प्रशासन को व्यवस्था के बाहर प्रभावित करने की शक्ति भी रखता है। जनसंपर्क स्थापना के कार्यों द्वारा जनता में प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है और उसके समर्थन में लोकमत का निर्णय करते हैं, रिप्रेजेंट करता है वो। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन का भी निर्णय करता है। प्रेस सम्मेलन या फिर अन्य साधनों के द्वारा अपने उत्तरदायित्व को वो पूरा करता रहता है। प्रेस के द्वारा, अन्य मीडिया के द्वारा वो जनसंपर्क बनाने में लगा रहता है मुख्य कार्यपालक। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं, प्रमुख कार्यपालक के जो कार्य हैं और उसकी शक्तियों के संबंध में चर्चा हमें स्पष्ट हो जाता है इस चर्चा से कि वह एक अधिनायक के समान होता है, डिटेक्टर के समान होता है, जिसके हाथों में शासन की समूची सत्ता होती है। सारी शक्तियां उसी के पास होती है। मनमाने ढंग से आदेश जारी कर सकता है, अपने अधीन कर्मचारियों से आज्ञा का पालन करवा सकता है। परंतु कार्यपालक के वास्तविक कार्यों का क्षेत्र इससे बहुत अलग है। वह अपनी समस्त कानूनी सत्ता का प्रयोग उसी प्रकार अकेला नहीं कर सकता जिस प्रकार किसी टीम का कैप्टन अकेले सारा खेल नहीं खेल सकता। यानी इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी उस पर कुछ कंट्रोल है, वो अकेले इन शक्तियों का यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा मुख्य कार्यपालक के कुछ गुण भी होने चाहिए। मुख्य कार्यपालक को चूज़ करने से पहले ये गुण देखे जाते हैं। उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसमें निजी शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, उसे टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, सेवा भाव, मित्रता की भावना होनी चाहिए, ईमानदारी, निष्ठा, न्यायिक भावना, ये सारे गुण होने चाहिए। वह संगठन के उद्देश्य के प्रति पूर्णतः निष्ठा का प्रदर्शन करे और अन्य कर्मचारियों पर विश्वास प्राप्त करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। उसमें पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए, राजनीतिक विवेक होना चाहिए और उसमें देश के राजनीतिक वातावरण को परखने की क्षमता भी होनी चाहिए। संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही सही तथा समय पर निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वह कर्तव्यपरायण होना चाहिए, उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए और अपने निर्णयों के संभावित परिणामों का अनुमान भी इसमें लगाने की क्षमता होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर
अथॉरिटी को उचित मात्रा में दूसरों को डेलीगेट कर सकने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी अपने अधिकारों को दूसरे को सौंप देने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। और उसमें दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और उनके मन को जीतने और उनके सहयोग प्राप्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसे पहलकदमी यानी इनिशिएटिव करने का गुण भी होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसे पहल करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर उसे कार्य करना है और जिनसे उसने कार्य करवाना है, उन व्यक्तियों के गुणों अवगुणों को परखने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसमें यह भी क्षमता होनी चाहिए कि दूसरों की शक्ति का यूज किस ढंग से करवाया जा सकता है कि संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, यानी दूसरों की मेरिट्स और डिमेरिट्स को परखने की योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने उद्देश्यों के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए और अपने समूह को बाहरी आलोचना से बचाना चाहिए, यानी जो उसके ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति उसे ईमानदार होना चाहिए और उसका जो ग्रुप है उसको क्रिटिसिज्म से बचाना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बुद्धिमानी, कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, अनुशासन का पालन करने वाला हो, डिसिप्लिन रखने वाला हो। ये सारे गुण एक सफल मुख्य कार्यपालक में होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने मुख्य कार्यपालक, उसके टाइप्स, कार्य और शक्तियाँ और साथ ही साथ उसके गुण के बारे में भी डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।